जिसने अटेम्प्ट करना है हैंड रेज कर दे प्लीज। कैंडिडेट टू। जी सर। ये तीन क्यों चले जाते हैं? आप लोगों के सर पास सामने को। कॉलिंग है? सर तस्वीर नजर नहीं आ रही। अभी आ रही है? नहीं सर, सिर्फ केस नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अभी? जी सर आ रही है। चलिए स्टार्ट करें। आई एम प्रोवाइडेड विद MRI स्कैन, एक्सियल व्यूज, T2, T1 scans. In these images, I can appreciate um, heterogeneous Not hydrogel, this is diabetic arising. signal intensity lesion is noted in the right cerebral hemisphere. Uh, this is heterogeneous on T2 and T1, and T1 पे hyperintense. Two lesions are so noted in cerebral hemispheres, giving the triggered appearance. Uh, हम्म। and intenting the fourth ventricles, mass effect on the ipsilateral sides. Uh, Happen density is noted in the um, cerebral हेमिस्फीयर में से ट्रिगाइड अपीयरेंस है तो सिस्टिक लेयर नहीं है, इसके अंदर सॉलिड है। अ, कंक्लूजन। सर वो ले एक सिंड्रोम होता है जिसमें ट्रिगाइड अपीयरेंस होती है, लेहर मैर सिंड्रोम। उसको अपीयरेंस मिल रही है थोड़ी सी। और डिफरेंशियल्स? डिफरेंशियल में सर हम फिर इसको VHL की तरफ जाएंगे सर। वीएचएल जब की तरफ? उसमें वीएचएल की तरफ क्यों जाएंगे? सर उसमें साइबर में इन्वॉल्व होते हैं सर, इस वजह से कह रही थी लेयर्स आती हैं उसमें। ब्लास्टोमास होते हैं ना? जी सर। उसमें एंजियोब्लास्टोमा होती है। जी सर। हम्म। और कुछ? और सर हेमरेज हो सकती है, साइबर हेमरेज। और? सेरिब्राइटस हो सकता है, सही है। इन्फाक्शन हो जी सकता है, सर। हेमरेज स्टेजेस में हो सकता है, ये इसके डिफरेंशियल्स में आता है। तो जी इसके सर। साथ क्लोज एसोसिएटेड कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लोज एसोसिएशन में कॉर्डन सिंड्रोम का नाम सुना है? जी सर। जी सर सुना है कॉर्डन सिंड्रोम। जी सर। उसमें क्या क्या होता है? सर उसमें वो हेमाटोमास पॉलिप्स लेयर्स बनते हैं हम्म। GIT में। हम्म। और ट्यूमर्स के साथ एसोसिएशन होती है उसकी। कौन सा ट्यूमर्स? टर्कर सिंड्रोम हम्म। और मेडोलोब्लास्टोमा के लिए सर। ब्रेन में तो सबसे ज्यादा लर्माइड डुक्लोस डिजीज के साथ होते हैं ना, इसके साथ। जी सर। इसके अलावा डर्मर लक्लो। थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, इसके जी साथ सर। गॉर्डन सिंड्रोम। तो ये जब इजी केस आता है ना, तो इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है। और ये गॉर्डन सिंड्रोम के और उसके साथ जो एसोसिएटेड कैंसर्स हैं, ये तीन बिल्कुल सिंपल है। जी ऊपर से शुरू करें, ब्रेन है, ब्रेन में लर्माइड डुक्लोस है, नीचे आ जाए तो थायराइड ग्लैंड है,
उससे नीचे आ जाए फीमेल में ब्रेस्ट है और फीमेल में नीचे एंडोमेट्रियम। तो ये जी सर। पता होना चाहिए, ठीक है, एसोसिएशंस। और जी ये सर। फिर इसके डिफरेंशियल्स, इसका तो टिपिकल पैटर्न होता है, लेकिन कभी कभी सेरिब्लाइटिस या इन्फाक्शन कुछ स्टेज में इस तरह की टिग्रॉइड पैटर्न भी दे सकता है, तो वो हम उसकी हिस्ट्री के साथ कोरिलेशन करेंगे टू रूल आउट। जी। लेकिन हाँ, ये देखिए इतना टिपिकल वो नहीं है, लेकिन टिग्रॉइड पैटर्न लग रहा है। तो कभी कभी बिल्कुल क्लासिक नहीं आती और इसमें दो लीजन्स नजर आ रही। फिर ये कभी जी। कभी प्रेशर की वजह से हाइड्रोसेफलस भी करता है, तो थोड़ा सा इसका वेंट्रिकल्स भी प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा मैस इफेक्ट भी लग रहा है फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ये चीज़ें भी जी। सब मेंशन करानी है, ठीक है। जी सर। अभी सेकंड कैंडिडेट 3 है हमारे पास। सर मैं कैंडिडेट 1 वन नाम मिनट, चेंज किया हुआ जी सर। एक मिनट, पता नहीं मेरे पास आज जूम का बड़ा मसला हो रहा है, इसलिए लेट हो गया। चलिए जी, ये पहले भी दिखाया था इसको फिर। I am provided with a single image from MRI brain, T2 weighted image, um, axial section, हम्म, where I can appreciate that there is dilatation of the frontal horns of the both lateral ventricles appreciated, हम्म, giving the appearance of box-shaped ventricles, anterior horns. Thalami appear to be bilateral thalami appear to be enlarged. हम्म, Gray-white matter differentiation is preserved, हम्म, and rest of the study appears to be unremarkable. So based on this single image, my diagnosis would be Huntington's disease. हम्म, ठीक है। और इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता Autosomal dominant. है? तो अगर पेशेंट है जिसमें ये रिस्क है और इमेजिंग, एमआरआई इमेजिंग में आपको अभी कोडेट की एट्रोफी और ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही, तो नेक्स्ट कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है जिससे अर्ली चेंजेस ऑफ हंटिंगटन डिजीज का पता चले? सर इसके अंदर तो क्लिनिकल पिक्चर होती है हंटिंगटन कोरिया की प्रेजेंटेशन। पेशेंट जो है वो उसकी हम्म, जो हैं वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स होती हैं और वो सारी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है उसी से हम लोग पहले सस्पेक्ट करते हैं। बाकी एमआरआई नेगेटिव है, कंफर्मेशन कोई नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करा सकती है इमेजिंग में? इमेजिंग में सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इस बारे में। पेट स्कैन कराया ना, तो पेट स्कैन में इवन उससे बेजल गैंग्लिया, उसमें कोडेट की वॉल्यूम लॉस से पहले ही बेजल गैंग्लिया में और फ्रंटल कॉर्टेक्स में एफडीजी अपटेक की डिक्रीज नजर आती है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस है ऑफ हंटिंगटन्स। तो ये तो लेट ठीक है। मैनिफेस्टेशन होती है ना कोडेट, इसमें देखें तो कोडेट की, एक मिनट, कोडेट की एट्रोफी हो गई है जिसकी वजह से ये बॉक्स शेप्ड, ये तो क्लासिक होता है, अपीयरेंस होती है। जी सर। लेकिन आप अगर पेट स्कैन कराए ना, तो उसमें जो है अपना बेजल गैंग्लिया और फ्रंटल कॉर्टेक्स में डिक्रीज अपटेक आती है, वो भी इसमें वो करती है। जी सर। तो हम कौन से मेजरमेंट्स लेते हैं फॉर ये चीज़ें हंटिंगटन्स डिजीज को एमआरआई में देखने के सर एक तो हम लोग इसमें एक तो इसके अंदर फ्रंटल कॉर्डेट एट्रोफी होती है, फ्रंटल हॉर्न्स की इंलार्जमेंट होती है, थैलेमस भी इंलार्ज है। मेजरमेंट्स में जिस तरह से हम लोग इसका जो पूरा सरकमफ्रेंस है लिए? सर वो तो उसमें होता है इवांस इंडेक्स, वो तो मैं नॉर्मल प्रेशर वाला बता रही हूँ हाइड्रोकैप। इसमें सर मेजरमेंट ही मेरे ख्याल में फ्रंटल और पोस्टीरियर की आपस में कंपेयर करेंगे उसकी रेशो लेते हैं फ्रंटल हॉर्न की, और पोस्टीरियर हॉर्न्स की। पोस्टीरियर हॉर्न की नहीं, कोऑर्डिनेट की आपस में डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट के हेड के जो डिस्टेंस है, एक मिनट,
एक हम लाइन यहाँ से लगाते हैं, फ्रंटल हॉर्न का डिस्टेंस मेजर करते हैं, और फिर कोऑर्डिनेट इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इंटर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस और फ्रंटल जो वो है ना, फ्रंटल हॉर्न्स, इन दोनों का डिस्टेंस आपस में मेजर उनका करते डिस्टेंस। हैं। हाँ, फिर इसकी रेशो को चेक करते हैं। उसकी वैल्यूज अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तरीका होता है इसका कि वैसे पाकिस्तान में है मतलब, या ज्यादा पेशेंट्स हैं या फिर रेयर है? ज़्यादा पेशेंट तो नहीं है, लेकिन होते हैं, इसके पेशेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, सही। ये डॉक्टर आतिफ राना के पास एक केस है इसका हंटिंगटन्स का, तो वो शायद अच्छा, हाँ वो सर। इस दफ़ा एग्जामिनर भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने लगाया था। ओके, जी सर, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंडिडेट 3 है हमारे पास। कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4 आप ले लें। कैंडिडेट 4 ने Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। So I'm provided with the MRI axial section images, and I can appreciate that there are multiple uh, hypointense foci scattered. फिर बनेंगे देर लगे। Hello. ये किसी ने माइक ऑन किया हुआ है। So I can appreciate that there are multiple focal, discrete, small hypointense foci scattered in the brain parenchyma, predominantly in the occipital poles, and some few foci are also noted in along the right parietal region. And so these, I'm looking at some other abnormality as well, and so there is also a hypo-intense, well-defined area in the frontal region. उसको इग्नोर। And okay, so these multiple hypo-intense foci within the brain parenchyma, likely mostly in the posterior fossa, like in the occipital region, these can represent focus of hemosiderin deposition, and it can be due to secondary to a vascular malformation. My differentials were also, and I would correlate it with the age of the patient. If the patient is an old patient, my differentials would also include of mm, amyloid angiopathy. सही है। ठीक. So, इसको हाइपरटेंसिव लीड से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सर हाइपरटेंसिव ब्लीड सर इतनी वो छोटी फोकल इस तरह नहीं होगी. और कोई क्लू इसमें? सर ये मोस्टली कॉर्टिकल एरियाज में होंगी, हम्म, और वो जो है वाइट मैटर को इन्वॉल्व कर सकती है, उधर हो सकती है ब्लीड. वो बेसल गैंग्लिया को भी इन्वॉल्व करती है, लेकिन इसमें बेसल गैंग्लिया स्पेयर्ड है। जी सर. ठीक है। दूसरा, ये जी माइक्रो सर. ब्लीड्स के साथ भी हो सकते हैं और लोबार हेमरेज के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोबार Okay. हेमरेज होगा वो भी कॉर्टिकल या सब कॉर्टिकल लोकेशन में होगा, बड़ा हेमरेज। जी और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? सर इसकी एसोसिएशन सर मुझे नहीं याद आ रही इस टाइम. दो चीज़ें जो याद रखें ना इसमें, एक तो अल्जाइमर डिजीज में होता है, जी. और दूसरा जो है वो डाउन सिंड्रोम। ओके. ठीक है, ये दो हैं। ओके. ओके सर. और इसको माइक्रो ब्लीड्स हाइपरटेंसिव जो होते हैं वो बेसल गैंग्लिया को भी इन्वॉल्व करते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रॉमा की सेटिंग में इस तरह के जो होती है वो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, लेकिन उसमें हिस्ट्री होगी, साथ कॉर्पस जी. क्लोजम उसमें इन्वॉल्व। ओके. ठीक है, मल्टीपल कैवर्नोमास इसके डिफरेंशियल में पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन और लंबिंग कैटेगरी है। ओके. तो ये इसके डिफरेंशियल में आता है। फिर
उसमें फैट जो होता है फैट एम्बोलिज्म ब्रेन का, उसमें भी मल्टीपल आते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको मैंने कल दिखाया था केस, स्टार फील्ड अपीयरेंस होती है DWI में, वो इस तरह डिफरेंशियल करते हैं इसको। तो ये इसके कुछ डिफरेंशियल आते हैं। अच्छा जी, कैंडिडेट 5। Yes, sir. चलें जी, आप ले। MRI brain axial image is T2 better images, and yeah, I can appreciate the hypertense signal noted in the periaqueductal region, and along with this, the along with आपकी आवाज़ the क्लियर नहीं आ रही। सारा सही है। कि उसमें डिस्टरबेंस है। हम सर मैं 1 मिनट इनको मैसेज देना चाह रही हूँ कि एक आईफोन के नाम से और एक ये कैंडिडेट 5 है जिनका वीडियो ऑन है, मेरे ख्याल है इनसे अनइंटेंशनली ऑन है इनकी वीडियोस। तो वीडियो अपनी ऑफ कर दे। मेरे सर पास ऑफ वीडियो ऑफ तो देखिए, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ही वो सही क्लियर नहीं है। आप किसी और को दे दें कि मेरा एक्चुअल गला खराब है सर। अच्छा अच्छा, चलें कोई और फ्रेंड, डॉक्टर सर मैं फारूक। कर लूँ? हाँ, आप कर लें। I'm provided with MRI images, susceptibility weighted axial images of a brain in which I can appreciate there is a serpentinous dilation, a blooming artifact within the left cavernous sinus. I can appreciate there is also the left superior ophthalmic vein is also dilated. There is thickening within the uh, pre uh, preceptal soft tissues of the right globe. I cannot appreciate any other blooming artifact within the brain parenchyma. I cannot appreciate any hydrocephalus on this in these images. I cannot appreciate any herniation in these images. So, considering my findings of engorged vessels within the left cavernous sinus and the engorged superior ophthalmic vein, this is a case of left-sided keratoconus fistula. I will refer the patient back to the neurosurgical department for management of this patient. कोई नेक्स्ट इमेजिंग आप करना चाहेंगे इस पे? सर DSA ये से ज़्यादा स्पेसिफिक होगी, और साथ इसका एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं patient। तो और ठीक है सर। स्पॉन्टेनियस भी रिजॉल्व हो जाता है। सर्जरी, एंडोवेस्कुलर ठीक। और कंजर्वेटिव तीनों उसमें। इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सर ब्लीड हो सकती है, जो हम्म, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन अनगॉज होगी वो ब्लीड कर सकती है। गुड। और और मेन तो यही होता है, ब्लीड की वजह से होता है। बस सर। और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो ये डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट होता है वो बिटवीन द इंट्राकेवर्नस आईसीए एंड द केवर्नस साइनस होती है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो ब्रांचेस ऑफ द आईसीए और या ब्रांचेस ऑफ द ईसीए होती है विद द केवर्नस साइनस। बैरो क्लासिफिकेशन होती है हम्म, उसमें। टाइप 1 डायरेक्ट होता है और टाइप 2 में आईसीए की ब्रांचेस की कनेक्शन होती है। टाइप सी में ईसीए की ब्रांचेस होती हैं, और टाइप डी में सारी ब्रांचेस होती हैं, दोनों की आईसीए और ईसीए दोनों की ब्रांचेस करती हैं। ठीक है, गुड, शाबाश। तो ये बैरो क्लासिफिकेशन होती है ना, ये भी आपने इसके साथ करनी है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाइवा में ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये एग्जैक्ट केस मेरे वाइवा में लगाया था, उसमें
ये इस्लामाबाद सर सेंटर में ये वाला केस लगाया था। सर वो एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना कि हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें बता सकें। नहीं, लेकिन क्वेश्चनिंग करते हैं। अच्छा। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई हैंड रेज करके बता दे मेरे पास, या कैंडिडेट 6 कोई है तो। जी सर, चलें जी, ये ले। I'm provided with the CT plain CT image axial section brain in which I can see a lobulated hyperdensity is appreciated in the left parietal left frontoparietal region with surrounding marked surrounding mild hypodensity. There, I can also see some effacement. I can also see the effacement of the sulci and gyri on the left in the left cerebral hemisphere, as well as um, um, mass effect on the adjacent parenchyma with the effacement of the ipsilateral lateral ventricle. Mild dilatation of the contralateral lateral ventricle is seen. Based I can appreciate gray white matter differentiation is intact. I can also appreciate some hyperdensities anteriorly within the sulci of the brain. So based on this imaging finding, my first diagnosis would include, as it is a hemorrhagic lesion, so it will be a my first diagnosis will be a hemorrhagic infarct with hemorrhage. It can be a hemorrhagic lesion. इन्फाक्ट होता तो ग्रे वाइट दोनों इन्वॉल्व होते हैं ना इसमें, देखें ग्रे मैटर जी, इन्वॉल्व नहीं है। हेमाटोमा लग रहा है और हेमरेजिक लीजन भी हो सकता है। और एडिमा है वो जो हाइपोडेंसिटी नजर आ रही है। अगर इन्फाक्ट होता तो वो फिर पूरा ग्रे वाइट मैटर को इन्वॉल्व करता, तो अंडरलाइंग आप उसको रूल आउट नहीं कर सकती। नेक्स्ट आप क्या कराएंगे, कोई हेमरेजिक जी लीजन? सर, इसमें एमआरआई कराएंगे क्योंकि अंडरलाइन कोई लीजन हो सकता है जिसकी वजह से। ब्लीड की है, सेम पेशेंट। So these are the CTA images of the same patient axial sections in which I can see hyperdensity. I can see that there is a rounded hyperdensity is appreciated along anterior to the location of the lesion, which is likely a which is likely an aneurysmal malformation with this isodensity, which could be the bleed from this aneurysm. I cannot appreciate any other aneurysmal malformations or any arteriovenous malformations. So based on this image, this is a aneurysm. तो इसमें कॉज ऑफ So is एनेरिज्म आप बता सकती हैं? cause of aneurysm? सर वास्कुलाइटिस भी हो सकता है। और माइकोटिक वो भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो सर ये वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है ब्लीड, जो एन्यूरिज्म फॉर्मेशन अगर वो जो सुप्राक्लिनॉइड आईसीए में वो होता है, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से भी कोलेटरल्स भी बन जाते हैं। और लेकिन कोई कोलेटरल तो नहीं है ना? जी इसमें तो नहीं है, लेकिन वास्कुलाइटिस तो हो जब भी सकता है। आपको इमेजिंग में पेरिफेरल
मिले एन्यूरिज्म तो आप क्या सोचते हैं? पेरिफेरल एन्यूरिज्म मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, मेरे ख्याल से उसमें दिखाया था, टॉक्स में दिखाया था। पेरिफेरल एन्यूरिज्म। देखा, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है, वही चीज़ प्रैक्टिकल में आप लोगों ने पॉइंट्स याद करना। जब भी पेरिफेरी में आपको ना एन्यूरिज्म मिले, जो आपको मिलते हैं जी ना, ये नॉर्मल जो सेकुलर एन्यूरिज्म होते हैं या फ्यूजिफॉर्म होते जी हैं, डेरी पेरिफेरी हाँ में नहीं होते, वो सेंटर में होते हैं। पेरिफेरी में जो एन्यूरिज्म मिलते हैं वो होते हैं ड्यू टू माइकोटिक एन्यूरिज्म। नाइकोटिक। अच्छा ये पेशेंट था, उसका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट था। उसके बाद इसने ये माइकोटिक एन्यूरिज्म डेवलप किया, और इसी माइकोटिक डेवलप उसमें ब्लीड हो गया। अभी ये जो आईआर वाले होंगे ना, आप कहते हैं आईआर में कैसे केसेस, अब वो आईआर वाली ये डीएसएल आते हैं, उसमें पेरिफ्री में आपको ये मल्टीपल आउट पाउचिंग मिलेंगी इसी तरह की। तो वो माइकोटिक एन्यूरिज्म की देख लेना, वो वाली एक फिल्म लेके आते हैं। तो माइकोटिक एन्यूरिज्म पेरिफ्री में, और इसके कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग के साथ ये प्रेजेंट किया था। तो उसमें एवीएम भी हो सकता था, आपने उसमें बताना, एवीएम भी अंडरलाइन कोई हेमरेजिक लेजन हो सकता है, कोई रप्चर्ड एन्यूरिज्म हो सकता है, और हाइपरटेंसिव ब्लीड डिफरेंशियल्स है ना। फिर जी उसकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री थी, इसलिए उन्होंने फिर इसको चेक किया सीटीए में, फिर इनको ब्लीडिंग एन्यूरिज्म मिल गया। फिर नेक्स्ट सर इस सर इसका ट्रीटमेंट सर क्या करेंगे? सर माइकोटिक एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट क्या करेंगे इधर? डीएसए हम व्हाट कराएंगे नेक्स्ट ना, में उनको क्या डीएसए कराते बताएंगे? उसी तरह कॉइलिंग करते हैं, डीएसए ठीक करते है, हैं कॉइलिंग करते हैं, ठीक है। थैंक यू। सर क्वेश्चन है, अगर इस तरह एक एन्यूरिज्म हमें नजर आ जाए विदाउट एनी, हम्म, जिस तरह ये तो अभी माइकोटिक है ना, विद हम्म, एक ही सिंगल आइसोलेटेड, तो हम्म। सर उसमें फिर हम ये कहेंगे कि अगर बेरी एन्यूरिज्म है तो उसमें अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी और ये वो एसोसिएशन देखेंगे, या बेरी मतलब एन्यूरिज्म ये जो होता है वो पेरिफेरी में नहीं होता, ये माइकोटिक है। हाँ, अगर नहीं वैसे बेरी, हाँ बेरी एन्यूरिज्म मिलता है तो फिर देखिए आप एक एसोसिएशन बात नहीं। है। अच्छा सर। ठीक है। और सर ये प्री पॉन्टाइन एरिया में बेसल एनहांसमेंट आ रही है या ये बसल है? ये वेसल आ रही है, वेसल। ठीक है। और सर जो प्लेन इमेज था इसमें, उसमें ब्लीड के अंदर एक हाइपो सा एरिया आ रहा है सेंटर में, हाँ, छोटा सा बिल्कुल। सर ये एक्टिव ब्लीड को तो नहीं शो करता? एक्टिव ब्लीड वो तो उसमें हम देखते हैं ना, जब वो वो जो सर वर्ड्स हाइपरटेंसिव एक ना, हाइपरटेंसिव जो उसमें, अच्छा ठीक वो है। हाइपरटेंसिव का साइन है, हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट किसकी बारी है? मेरी बारी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए जी। I'm presented with multiple MRI images of the brain in which I can appreciate there is a well-defined rounded altered signal intensity lesion is noted within the left frontal lobe, uh, iso-intense to gray matter on T2, um, and showing restricted diffusion with mild perilesional edema. On post-contrast image, it shows a ring enhancement. Uh, I cannot see similar lesion within the visualized brain parenchyma. The ring is smooth, so this is likely case of cerebral pyogenic abscess. हम्म, And next, I would like to see its etiology. Uh, Here, I cannot see any its cause. On this image, I referred the patient to the neurology for further management, which IV antibiotics will given to this patient. हम्म। एब्सेस में एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा रोल होता है ड्रेनेज का वजह। एब्सेस ड्रेन करेंगे सर। ड्रेनेज में न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, और ड्रेन जब भी एब्सेस होगा ना तो उसमें ड्रेनेज होगा, साथ आईवी कवर भी देते हैं। फिर आगे एमआरआई फॉलो अप करते हैं इसको देखने के लिए कि कोई रेजिडुअल या परसिस्टेंट इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये एब्सेस की स्टेजेस क्या होती हैं? सर पहले तो फ्लेगमोम बन जाता है ना, जिसमें जब वो कंट्रास्ट देते हैं तो पूरे के पूरा जो है वो इन्हेंस कर देता है।
उसके बाद फिर ये प्रोग्रेस करता है एब्सेस में, जिसमें सेंट्रल एरिया जो है वो एनहेंसमेंट शो नहीं करता है और जो पेरिफेरी है वो एनहेंसमेंट शो करता है। तो इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं ब्रेन में? फ्लैगमोन तो ब्रेन में मेरे ख्याल से ये टर्म यूज नहीं होती एब्सेस की केस में। स्पाइन में यूज करते हैं सर, लेकिन ब्रेन ब्रेन में में क्या यूज करते हैं टर्म? आई डोंट रिकॉल एट दिस टाइम सर, याद नहीं आ रहा इस टाइम। उसमें आपने थ्योरी में यही थ्योरी वाले पॉइंट लिखे थे, ठीक है। थ्योरी में याद करें तो आपने पढ़ा होगा अर्ली सेरिब्राइटस होता है सबसे पहले, यस। ठीक है। तो वो उसमें फिर आपको हिस्ट्री ज़्यादा गाइड करेगी, क्योंकि उसमें एडिमा होगा, थोड़ा सा इन्हेंसमेंट होगी, फिर वो लेट सेरिब्राइटस में जाएगा और तीसरी स्टेज में जाके वो फिर अर्ली एब्सेस बनता है और फिर पूरा मेच्योर एब्सेस बनता है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। तो अर्ली एक और लेट सिमिलर सेरिब्रटस। केस। नेक्स्ट किसकी सर बात है? सर काइंडली वो पिछले वाले केस में जो आपने हम्म, माइकोटिक एन्युरिज्म दिखाया था, हाँ हाँ। इसमें जो बायलेटरल एमसीएज सर, ये थोड़े से इरेगुलर और इरेगुलर नहीं है सर? हाँ, ये रेगुलरिटी है। वो पूरी इमेजेस लगेंगी तो उसमें क्लियर होगा, एक सेक्शन में हो सकता है सेक्शन वाइज, लेकिन इरेगुलरिटी है। हो सकता है कोई इन्फेक्टिव जो चल रहा है उसी की वजह से वेस्कुलाइटिस टाइप चीज़ भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट थैंक यू किसकी सर। टर्न है? 8 कैंडिडेट, 9 मेरे ख्याल से आ रहे हैं। जी सर, कैंडिडेट 9 is चलें यहाँ पे। sir. I'm provided with the CT scan, non-contrast enhanced CT scan of the brain, soft tissue window, axial and sagittal view, in which I can appreciate that there are well-defined hypodense areas are seen in the white matter involving the posterior, involving the parietal lobe, and there is also on the sagittal view I can appreciate that there is the hypodense areas are these hypodense areas are making finger like projections. However, the cortex appears spare. There is another hypodense area with the well-defined hypodense rim is seen adjacent to it. So on the there is no mass effect, there is no midline shift. The contralateral cerebral hemisphere appear normal. There is no other abnormality seen, no internal calcification. और सर जो surgical view image है, there is a focus of hyperdensity is seen along the anterior inferior margin of the hypodensity. ये I would like to see एक्सेस की क्लासिफिकेशन है, इसको इग्नोर कर। Oh, okay. So, sir, this hypodense area in the white matter, sir, possible differential for this is, sir, there is another well-defined rounded area along with it. So, these may represent demyelinating. सर इसकी डिफरेंशियल्स फिर मैं दूंगी कि उसमें कोई एडीमा हो सकता है, लेकिन मुझे साथ में कोई मास लीजन नजर नहीं आ रहा है। डीमाइलिनेटिंग कोई डिजीज हो सकती है, और इसके अलावा सर इसलिए कि कॉर्टेक्स को इसने स्पेयर किया हुआ है। तो सर फर्दर कोई इमेजिंग इसकी है इस पे, तो मुझे यही लग रहा है जैसे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो वेजोजेनिक एडीमा की तरफ ज्यादातर जा रहा है, तो और इन्वॉल्विंग द वाइट मैटर। नेक्स्ट आप क्या करना चाहेंगे? सर नेक्स्ट में इसका MRI स्कैन देखना चाहूंगी। Okay, sir. So these are the MRI images, T2 weighted images, and sir, multiple axial images, flare, and T1 weighted, in which I can appreciate that there is an area of in which I can appreciate that there is a well-defined area with internal hypodensity and with the rim enhancement on the contrast enhanced images with adjacent edema is seen, and there is marked edema which is seen along with the lesion,
and it is also showing contrast enhancement. Looking at the डिफ्यूजन, सर ये नीचे वाली शायद डिफ्यूजन वेटेड इमेज है जिसपे ये हाई आ रहा है, हम्म, तो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन एडीसी तो मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन DWI इमेज पे ये हाई नजर आ रहा है, ये तो मे बी शोइंग आल्सो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन। हम्म, वेल डिफाइंड सर। ये जो एडजेसेंट इसका इतना ज्यादा एडीमा है, एडीमा की वजह से तो मैं इसको मेट्स में मतलब टॉप डिफरेंशियल में मेट्स आ रहा था, लेकिन अब चूंकि इसमें डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन भी आ गई है तो इसको मैं इफेक्टिव उसमें भी रिंग एनहांसिंग लीजन है और उसमें डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन भी आ रही है, लेकिन जो एडीमा होता है, एडीमा सर मोस्टली मेट्स का वो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो डीमा इसके साथ ज्यादा है, तो सर डिफरेंशियल में मेरे यही दो आएंगे, मेड्स है और या फिर ये कोई इन्फेक्टिव इटियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ पेशेंट के साथ सर मैं कोरिलेट करूंगी इसको। ठीक है, और कुछ? और सर इसकी जो है फर्दर में फिर बाकी तो वही है ना, हमने पहले केस में भी डिस्कस किया था। T2 फ्लेयर, उसमें तो अजीब से सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप DWI में देखें तो इसमें सेंट्रल हाइपर हाइपर इंटेंस है। इंटेंस जो रिस्ट्रिक्शन डिफ्यूजन भी शो कर रहा है, और जो जी इन्हेंसमेंट है सर। टिपिकल इतनी स्मूथ और पेरिफेरल कंटिन्यूअस इन्हेंसमेंट होगी ना, वो जो है वो एब्सेस की होगी। एक्सेस में जो होगी। जी सर। डिसकंटिन्यूअस होगी डीमाइलिनेटिंग डिजीज होगी, इरेगुलर होगी तो कोई लीजन हो सकता है। ये ठीक तीन है चीजें सर। हैं जो ग्रॉसली आप डिफरेंशियल का। ठीक है, ये तो ओके हमें सर। पता चल गया, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। और भी ओके कुछ है सर। इसमें या बस यही है एब्सेस ही? जी एब्सेस ही या कुछ और भी है इसमें? DVS. सर, यानी कि कोई अच्छा ओके सर, इसमें टू रिव्यू द इमेजेस, तो सर इसमें यही एब्सेस नजर आ रही थी और साथ में डीमा एंड सर एंटीरियरली देयर इज आल्सो लीनियर एनहांसमेंट इज सीन सर, ये तो ये लेफ्ट साइड पे सर फ्रंटल लोब में हाँ, ये linear क्या? area of enhancement along the frontal horn of the left lateral ventricle anterior side पे सर एक enhancement area आ रहा है linear। ये क्या है? सर enhancement है, linear area है और anteriorly है। क्या हो सकता है सर ये? अब अगर नीचे वाला एक्सेस इन्फेक्टिव etiology है तो आगे सर ये फिर सेरेब्राइटिस, वो जो अभी हमने किया था कि उसमें फोकल एरिया ऑफ सर अभी उसका कंप्लीट रिंग नहीं बना और अभी इनिशियल स्टेज में होगा लेकिन इसकी सेरेब्राइटिस, तो वो अपीयरेंस आपको डिफरेंट है। इस तरह की जो अपीयरेंस आती है एनहांसमेंट में, ये इस तरह लाइन है, ये कौन सर सी? ये सब नॉइड। ये तो इंट्रा सेरिबेलर सेरिब्रल है ना, अंदर है रेक्नोइड में। सेरेब्रल है जी। इस तरह की जो अब आपको इन्हेंसमेंट की लकीरें नजर आती हैं, तो ये कौन सी etiology? कैपेट मेड्यूसी साइन किस में होता है? कैपिट में ड्यूसी साइन तो सर वो डीवीए में था शायद। तो ये डीवीए है ना, डीवीए को आपने नहीं देखा? ओके। डीवीए की जाके आप उसमें नेट में देखें तो ये लाहौर में मैंने जब वाइवा दिया था ना पहला, उसमें भी इस तरह की दो फिल्म्स थी कि दो पैथोलॉजीज लगी हुई थी। अब जी मुझे सर। याद पूरा रिकॉल नहीं आ रहा, लेकिन दो दो वो थे, पता नहीं क्या क्या था, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा मेरे। लेकिन एक ब्रेन ब्रेन का एमआरआई था, उसमें दो पैथोलॉजीज उन्होंने एक साथ दिखाई थी, तो इसमें भी दिखा रहे हैं जैसे एब्सेस भी जी। है, साथ डीवीए भी है, तो उसने उन्होंने इसके भी 2-3 मार्क्स रखे होते हैं। तो अगर आपने ये सारा बड़ा अच्छा भी बता दिया, लेकिन आपने साइड की अगर एक पैथोलॉजी मिस कर दी, तो वो आपके 2 मार्क्स उधर ड्रॉप हो जाते हैं। गुड होगा तो उसमें पास हो जाएगा, एक्सीलेंट था तो गुड में चला जाएगा। तो इसलिए हम्म, हर चीज़ को, यानी हर एक पे आपने फोकस करके बता दिया, तो बाकी देखेंगे के साथ कोई एसोसिएटेड या नॉन एसोसिएटेड चीज़ तो नहीं है। तो ये तो यानी कि ठीक है। इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं होती है, लेकिन इंसिडेंटल फाइंडिंग जो होती है ना, वो आपने बतानी होती है। ठीक है, और इसके साथ ठीक है दूसरी सर। वेस्कुलर मालफॉर्मेशन क्या होती है डीवीए के साथ?
सर वो तो कैवर्नोमा के साथ मोस्टली ये होता है, कैवर्नस मालफॉर्मेशन जो होती है कैवर्नोमा कैवर्नोमा के के साथ। साथ होता है, ठीक है, गुड। अभी कैंडिडेट 10 है हमारे पास। जी सर। जी आप बताएं। Mm. Sir, I am provided with multiplanar multi-sequential MR sequences. First is T1, then it is post contrast, then flare, and then DWI images, and I can see there is a hyper intense signal appreciated along the left frontoparietal lobe in parasagittal location, returning T1 high, T2 T1 and flare high signals with a post contrast enhancement and no restricted diffusion on DWI ADC mapping. Rest of the ventricles, rest of the supratentorial brain parenchyma appears to be normal. No significant midline shift or mass effect noted. No surrounding edema noted. No intraventricular extension is appreciated. So this is T1 hyper intense lesion and flare hyper intense. Could it be a bleed? और द अदर पॉसिबिलिटी ऑफ, क्योंकि ये T1 पे भी हाई है और फ्लेयर पे भी हाई है और रिस्ट्रिक्शन नहीं शो कर रहा, तो अदर पॉसिबिलिटी और एनहांस भी कर रहा है। इट कुड बी सर T1 पे जो हाई होते हैं वो हमारे पास हेमरेज आता है, प्रोटीन आता है, मेलानिन आता है। इट कुड बी मेट, हाइपरवेस्कुलर मेट्स, एंड उसके बाद हमारे पास फैट कंटेनिंग जो होते हैं वो भी हाई आते हैं, बट वो इस तरह इनहेंस नहीं करते। इन्हेंसमेंट तो का कैसे कमेंट कर सकती? जी सर। जो इंट्रिंसिक T1 हाइपर होते हैं उनमें आप इन्हेंसमेंट में कमेंट कर सकती हैं, इसमें और इसमें कैसे नहीं बताएं? नहीं 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 नहीं, कोई खास इनहेंसमेंट नहीं है सर। सिर्फ ये लाइपोमा हो सकता है। हाँ, और और फैट कंटेनिंग लीजन कौन से होते हैं ब्रेन में? सही है, मेलानिन भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है। जी सर। और 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 फैट कंटेनिंग लीजन कौन से होते हैं ब्रेन में? सर लाइपोमा ही होता है, डर्मॉइड। डर्मोइड और लाइपोमा में इमेजिंग में क्या फर्क होगा? सर जो डर्मॉइड होता है उसमें तो हमें दूसरी चीजें भी आती हैं, जैसे टूथ कैल्सिफिकेशन, फैट, सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट, और लाइपोमा सिर्फ फैट कंटेनिंग होता है। अब इसमें देखें तो ये हाइपर इंटेंस है, लेकिन बीच में लो और बीच में ग्रेइश थोड़े लो सिग्नल भी आ सिग्नल रहे हैं। भी, इट मीन्स के कैल्सिफिकेशन है इसके अंदर। तो वो डर्माइड, अभी मैं आगे एक और केस भी दिखाऊंगा आपको। तो ये डर्माइड का केस था, इसमें फिर रप्चर डर्माइड के लिए आपने इसके रप्चर डर्मॉइड। वेंट्रिकल्स को देखना होता है, ठीक है। जी सर। फैट लेवल इसके वेंट्रिकल्स के अंदर आते हैं। सब एरेक्नॉइड स्पेसिस में देखें तो ये रप्चर का केस नहीं है, ये सिर्फ डर्माइड का केस है। जी इसमें ठीक है। कहीं आपको वेंट्रिकल्स के अंदर कोई फैट लेवल नहीं नजर आ रहा, कोई उसमें नजर नहीं आ रहा। जी सर। सर इसमें लाइपोमा, एक तो हम फिर फॉलो अप पे इसको रखेंगे टू रूल आउट के केमिकल मेनिंजाइटिस ना हो जाए बिकॉज ऑफ द रप्चर। और इसमें इसमें हम साथ में इसको रेफर करेंगे इसके एक्सीजन के लिए, या अभी हम इसको सिर्फ फॉलो अप पे रखेंगे? अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो फिर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द जी ठीक कंडीशन ऑफ द। जी ठीक है। तो आगे एक केस देख लेंगे ना, तो इसके साथ फिर उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर जी एंड ठीक है। इस स्कैन में जो थर्ड वेंट्रिकल से एक लीनियर सी चीज जा रही थी, वो क्या है? ये कोई वेसल है। अच्छा, ठीक। चलें इसको आगे एंड में दोबारा डिस्कस करते हैं, कोर केस इस तरह का लगा। चलें जी, ये 10 है, 11 है। डर्माइट था, इंट्राक्रेनियल डर्माइट था, एक और केस है उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेन 11 में से कोई है कैंडिडेट? जी सर मैं 10 थी। चलें आप ले। सर मैंने पहले वाला लिया ना, मैं ये बता रही थी कि मैं ही 10 थी जिसने पहले अच्छा, वाला लिया। 11
11 11 कैंडिडेट है 11 12 में से कोई? 11 12 में भी नहीं है। 13 14 में से कोई है? 13 14 में से भी कोई नहीं है। सर मैं ही ले लूँ? डॉक्टर सारा अरे अनवर ये ने मैं कर लूँ? डॉक्टर सारा अनवर ने हैंड रेस जी की। सर, मैं हूँ। I'm provided with multi-sequential, multi-planar images of brain in which I can appreciate there's an abnormal signal intensity lesion within centered at the level of foramen of Monroe. This lesion appears iso intense to the gray matter on P1. It appears it appears heterogeneously hyperintense on T2. On FLAIR images, it also appears hyperintense on FLAIR image. Actually, I'm sorry, it appears hyperintense on the susceptibility weighted image. This lesion is on post contrast images. This lesion shows enhancement, avid enhancement, and on the in one image which shows the lateral, actually two images which shows the lateral the atria of the lateral ventricles. I can appreciate there are a few subependymal nodules within the lateral ventricles. So summing up my findings, I cannot appreciate any hyperintensity within the deep venous sinuses. I cannot appreciate any hydrocephalus. However, the lateral ventricles are mildly dilated. I would correlate with the age of this patient. However, I cannot appreciate any transependymal seepage. And I cannot appreciate any other bleed or any herniation in these images. So summing up my findings, there's a mass at the foramen of Monroe and subependymal nodules. So the mass at the foramen of Monroe might be subependymal giant cell astrocytoma, and this is probably a case of tuberous sclerosis. I would like to go for ultrasound of this patient, ultrasound of abdomen of this patient to look for renal angiomyolipomas. And I will refer the patient to the neurologist for further management and seizure control of these patients. और कौन कौन सी सात एसोसिएशंस होती हैं इसकी? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ होती है स्किन पे एडिनोमा सेबेशियम होती है, और सीजर्स होते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन होती है, एएमएल्स होती है, पैंक्रियाटिक सिस्ट्स होती हैं, रीनल वो आरसीसी होता है। बस सर मुझे ये याद है। तो जब भी आपके पास ये केस आएगा तो फिर आपने इसका HRCT कराना है टू लुक फॉर लैम्प काइलोथोरेक्स। आपने ठीक इसका है, कार्डियक एको कराना है टू लुक फॉर रेब्डोमायोमास। रैप्डोमायोमास, ठीक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करना है टू लुक फॉर मल्टीपल एंजियोमायोलाइपोमास। ठीक है। ठीक है तो सर। इसमें तो काफी बड़ा नजर आ रहा है ना, कभी कभी बिल्कुल जी, पॉइंट होता है, पॉइंट इनहेंसमेंट होती है। तो जब भी आपके ठीक पास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस मिल जाए ना, तो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस में गौर से देखें, बहुत टाइनी सा भी होता है। फिर इसको आप ठीक है। हाँ, तो फिर इसको आपको फॉलो अप करना पड़ता है इन द सीरियल कि इसका साइज इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें। अच्छा जी, 14 मेरे ख्याल से 14 15 में से कोई भी नहीं है हैंड रेज वाले। कैंडिडेट के नाम से खाली हैंड रेज किया हुआ है।
Yes, Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. I am provided with the CTPNS bone window, axial and coronal images, in which I can appreciate that the right frontal sinus is opacified. Right frontal sinus is opacified. I cannot appreciate the nasal septum. There is the erosion of the nasal septum. The surrounding bones, surrounding the bone also shows increased sclerosis. So, summing up my findings, I would like to take the history. If the patient is a drug abuser, a cocaine abuser, it can also lead to the disappearance. Second differential, I would like to take as the sinuses are opacified. This could be also present in vaginal granulomatosis. Further, I would like to proceed with the history. So, I would like to take. I would like to see the X-ray chest to look for the its manifestation. तो हमारे सेटिंग में कौन सी चीज कॉमन है जो ये कराती है? नेजल सेप्टम परफोरेशन. Tuberculosis. बोले ये दो ही हमारे सेटिंग में सर. जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं सर, हो सकते ही. हमारी सेटिंग में क्या है ये? कोकेन तो हमारे इधर कम है ना रिलेटिवली वेस्ट से. यस सर. कोकेन में तो वेजनर्स हमारे उसमें ऊपर बिजनेस. होगी. दूसरी चीज जो हमारी कॉमन है वो ट्यूबरकुलोसिस में भी होती है. सिफिलिस में, ट्यूबरकुलोसिस में. हाँ, ट्यूबरकुलोस में भी वो हो सकती है. तो ये इसके डिफरेंशियल्स हैं. ट्रॉमा में भी होती है. तो इसके एक निमोनिक है, वो रेडियोपीडिया में देख लेना. लेकिन जब आपके एग्जाम में लगाएंगे, पाकिस्तान में लगाएंगे, तो वो हो सकता है टीवी. ट्यूबरकुलोसिस या वेजनर्स में ये हमारी होती है. वेजनर्स के भी केसेस होते हैं. कोकेन वाला ज्यादातर बाहर के केस होते हैं. ये कोकेन अब्यूजर का केस था, ये किसी सेशन से बन रही है. तो डिफरेंशियल्स में ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं. सर इसमें मैक्सिलरी साइनसेस ठीक थे, ये बस इसमें ऐसे ही लग रहा है. वो दिखाई नहीं हुआ है, बिल्कुल अनस्पेसिफाइड है. वो फिर ठीक है. पूरे सेक्शन लोग. लेफ्ट साइड पे फोरामेन मैग्नम की लेफ्ट पे जो ये बोन है इसमें भी इरोजन लग रही है. वो पूरे सेक्शन दिखाएंगे ना, कभी कभी कटिंग में आपको लग जाते हैं. मेन चीज आपको ये सेप्टल परफोरेशन ही दिखा रहे हैं इसमें. जी सर. हैंड रेस किया हुआ है तो देखते हैं किसकी. आईफोन आपकी बारी होगी या क्या? नहीं. आईफोन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. चलें जी, ये केस ले. Okay, I am presented with the multiple axial sections, multi-sequential images of MRI brain, and T1, T2, T1 post-contrast, T1 post-contrast images. I'm trying to locate the abnormality in the images. I can see that there is a focal meningeal enhancement. Leptomeningeal enhancement is seen in the left occipital region. And however, no obvious abnormality is seen on T1. अच्छा,
there is slight reduced volume of the left cerebral hemisphere is visualized, and with the widening of the sulci, and I can also see that there is hypertrophy of the left side of the choroid plexus in the left lateral ventricle. So according to this, my likely diagnosis is of, sir, may I know the history of the patient and the age? कल Hello? एक मिनट, इस इमेजिंग फाइंडिंग में आपको क्या लग रहा है? फाइंडिंग्स तो आपने बता दी हैं सारी। सर बच्चा लग रहा है, हाँ, और अगर if there is any history of seizures, तो फिर I would like to keep Sturge-Weber syndrome, and then I would like to correlate clinically if there is any port wine stains and seizure history, तो फिर top differential would be of Sturge-Weber syndrome. Sturge-Weber जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उसके साथ मैंने कहा था कि कोरॉइड प्लेक्सिस की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अर्ली में कैल्सिफिकेशन नहीं होती है, सिर्फ इसी तरह की एनहेंसमेंट मिलती है सरफेसेस में। तो और एट्रॉफी भी थोड़ी सी आपको इधर देखें कंपैरेटिवली एट्रॉफी भी लग रही है। तो दिस वाज अ केस ऑफ स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम। तो अर्ली आपको ये कोरॉइड प्लेक्सिस की हाइपरट्रॉफी अर्ली थोड़ा सा इस सेक्शन में तो नहीं, लेकिन इस सेक्शन में थोड़ी सी एट्रॉफी और साथ वो सरफेस एनहेंसमेंट करके इस तरह मिल सके। अच्छा जी, सर ये जो लास्ट इमेज था, इसमें ये साइनस आ रहा था फ्रंटल साइनस का, या ये कोई ऑस्टियोमा है जिसमें कोरॉइड प्लेक्सस की हाइपरट्रोफी आ रही है सर? आगे एंटीरियरली बिल्कुल ये, जी ऑस्टियोमा तो इस तरह नहीं आएगा। सेक्शन मेरे ख्याल से कट सेक्शन में इसी तरह का लग रहा है। ठीक है। ओके अच्छा जी, हैंड रेज कर दें जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिपीटर्स ही हैं अभी तक। कैंडिडेट 9 ने हैंड रेज किया है। जो लास्ट केस था वो स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम का केस था। स्टर्ज-वेबर में वो कैल्सिफिकेशन से पहले सरफेस एनहेंसमेंट, कोरॉइड प्लेक्सस की हाइपरट्रॉफी और इप्सिलैटरल जो आपका सेरिबेलम है उसकी एट्रॉफी में। अच्छा जी, कैंडिडेट 9 आप ही ले लें, आपने हैंड रेज किया हुआ है और किसी ने नहीं किया। Okay, sir. Sir, I'm provided with multiple images of MRI brain in T2 weighted, T2 weighted and T1 post contrast images, in which I can appreciate that there is alter signal intensity area is seen occupying the lower part of occupying the third epicenter at the third ventricle, and it is showing heterogeneous enhancement. And on T2 weighted images appear ISO intense, and on the contrast enhanced images it is showing heterogeneous enhancement, and it is also causing dilatation of the third ventricle and bilateral lateral ventricles. There is no other lesion is identified. So, so this lesion, which is centered on the third ventricle and showing heterogeneous enhancement, so possible DDs इसकी होंगी सर इंट्रावेंट्रिकुलर कोई मास लीजन हो सकता है, जैसे राइट प्लेक्सिस पेपिलोमा, तो सर साई उसमें आता है मोस्टली। उसको जो देखा है वो तो पोस्टीरियर हॉर्न्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में आता है।
और इस तरह सेंट्रली अपेयरिंग न्यूरोसाइटोमा सर इसमें रख सकते हैं। और वो तो वेंट्रिकल के साथ ही खुराक होता है ना। एनाटमी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोलॉजी में एनाटमी जब आप पिक करते हैं ना लोकेशन ऑफ द लीजन, उससे आप डिफरेंशियल बनाते हैं। तो अगर मैं आपको दूसरे सेक्शन में दिखाता तो आप इजीली पिक कर लेते, लेकिन इस लोकेशन पे क्या चीज़ मिल स्ट्रक्चर होता है। अभी आगे जा रहे सर हैं ये थर्ड। आगे थर्ड वेंट्रिकल में जाए तो पीछे सर ये फिर वो मिड ब्रेन का रीजन आ जाता है। और उससे थोड़ा सा ऊपर उससे थोड़ा सा ऊपर सर आता है नाम मैं भूल गई। फिर इमेजिंग भी देखें तो वो काफ़ी इंटेंसली इनहेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे इन्हेंसमेंट है। इसने रैपिड इन्हेंसमेंट इन्हेंसिंग लीजन्स कौन से होते हैं? सर इसमें तो इंटेंसली इनहेंसिंग तो सर अगर एक्स्ट्रा एक्सियल में तो हम मेनिंजियोमा को भी रख सकते हैं। हम्म, और ये इसके मेनिंजियोमा अलावा इसके लिए और जी कौन सर। जो इन्हेंसमेंट और सर मेनिंजियोमा तो नहीं हो सकता सर, उसकी तो फिर एक्स्ट्रा एक्सियल लोकेशन होगी। तो दूसरा फिर सर इसमें सर जर्मिनोमा। और तो लेकिन उसमें फिर कैल्सिफिकेशन आ जाएगी। हाँ, तो जर्मीनोमा हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि फाइन कैल्सिफिकेशन आपको मिले या दिखाए। और जी दूसरा सर। डिफरेंशियल अब लोकेशन पे दिखेगी पाइनियल पाइनियोसाइटोमा ग्लैंड पे। होगा। पाइनियल जी सर। यस सर पाइनियल ग्लैंड। सर पाइनियोसाइटोमा पाइनियल जो वो होते हैं पाइनियोब्लास्टोमा और पाइनियोसाइटोमा सर, इसके वो एक में पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन सर उसमें आती है, और जर्मिनोमा की अगर जब होती है कैल्सिफिकेशन तो वो फिर सेंट्रल होती है। सेंट्रल होती है। ठीक है, दोनों रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन शो करते हैं, दोनों मेट्स कर सकते हैं, उसमें न्यूरल एक्सिस में जा सकते हैं। पाइनियोसाइटोमा जो होता है वो ज़्यादातर छोटा होगा, इतना एग्रेसिव सा नहीं होगा। तो इतना इंटेंसली इन्हेंसिंग और बड़ा सा लीजन मिले ना, फिर आपने उसके फ्लो वाइड देखने कैल्सिफिकेशन। अब ये पता नहीं कोई ठीक। वेसल है या कैल्सिफिकेशन है, किधर भी डॉट आ रहा है, तो ये जी पेरिफेरी सर। में ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप इसको पाइनियोब्लास्टोमा कह सकते हैं। अगर इसी तरह के फ्लो वाइड सेंट्रल में मिलेंगे तो जो है वो फिर जर्मी जर्मिनोमा। ब्लास्टेड कैल्सिफिकेशन जी के डॉक्टर जहीम मिर्जा के। तो ये दो डिफरेंशियल्स इसके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एनाटमी का आपको पता होना चाहिए। एनाटमी पता चल गई तो उसमें ये दो डिफरेंशियल्स आते हैं। फिर इमेजिंग चीज़ें, ठीक है। इमेजिंग में इंटेंसली इनहेंसिंग जो आपको मिलेंगे वो लिम्फोमा मिलेंगे, जर्मिनोमा, जी मेडुलोब्लास्टोमा। ठीक है, हाईली सेलुलर ट्यूमर जो ठीक होते हैं वो इतना ज़्यादा इंटेंसली इनहेंसमेंट करते हैं। और फिर ये T2 पे क्या होते हैं, T2 पे लो होते हैं। देखें अभी ये T2 है, T2 पे आइसो इंटेंस है। है या लो है, तो इसका मतलब है कि इनकी सेलुलरिटी ज़्यादा है ट्यूमर की। लिम्फोमा में ज़्यादा, जर्मिनोमा में, पाइनियोब्लास्टोमा, तीनों में T2 पे लो या आइसो होते हैं। ठीक है जी सर। सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग लास्ट केस जो एमआर दिखाया सर आपने। जी। सर ये जो अब वैसे सेंटर जो है वो इस लीजन का तो लग रहा है कि जी पाइनियल रीजन से निकल रहा है, ठीक है। तो सर वैसे अगर फुल सीक्वेंस हम देख लें, क्या ये हो सकता है कि कोई लार्ज पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर हो जो ऊपर असेंड कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल में, क्योंकि इसकी इन्हांसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स T2 पे लो इंटेंसिटी ये हाइपर सेलुलरिटी को शो कर रही है। तो अगर एज के साथ कोरिलेट करें, अगर थोड़ी छोटी एज पीडियाट्रिक एज, वैसे पाइनियोब्लास्टोमा भी छोटी एज बच्चों में ही होता है, तो ये है कि ये हो सकता है कि एक मेडुलोब्लास्टोमा जो ट्रांसएपिडेमल स्प्रेड के साथ ऊपर जा रहा है। फिर उसका सेंटर देखने के लिए बाकी इमेजेस भी वो करेंगे, लेकिन अगर क्योंकि सर देखें तो इमेजिंग। ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे लग रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन ठीक है आपकी सर। बात सही है कि बाकी सेशन में आप इसी तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसके पास नॉलेज है। और ये देख तो ठीक है सर। हाँ, इतनी स्क्रॉलेबल, जिस तरह उस दिन आप कह रहे थे कि स्क्रॉलेबल क्यों नहीं करते, जब तक स्क्रॉलेबल नहीं होता तो इतने लिमिटेड इमेजेस में कभी कभी बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये लेवल दिखा रहा है ना आपको, तो ये पाइनियल ग्लैंड का लेवल ही दिखा रहा है। तो ये शो ये करना चाह रहा है कि दिस इज पाइनियल ब्लेस्ट। अगर नीचे का ट्यूमर दिखाता तो वो इससे भी नीचे चला जाता सेक्शंस में। फोर्थ वेंट्रिकल ठीक है। आपको उसमें नजर आ रहा होता और बाकी चीजें सेरिबेलम। पॉन्स फोर्थ वेंट्रिकल हाँ, सेरिबेलम। तो ठीक है ये सर। भी एक क्लू होता है सर कि वो एक आपको और। दिखा के। पिट्यूटरी में क्या है? पिट्यूटरी में भी कुछ है?
नहीं नहीं, पिट्यूटरी में नहीं है। पिट्यूटरी में नॉर्मल पिट्यूटरी भी एनहेंस करती है सीधा। ठीक है सर। अब इस एनाटॉमिकल रीजन के अंदर सर जो पाइनियल ग्लैंड है उससे थोड़ा सा नीचे जो होता है वो टेक्टल प्लेट भी है, तो हाँ। एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेक्टल प्लेट ग्लायोमा के भी आ सकता है, हालांकि वैसे उसकी इन्हांसमेंट ऐसी हम्म। होती नहीं है। हाँ, तो उसकी इन्हेंसमेंट उस ग्लैमा आगे मेरे ख्याल से केस है भी, वो तो बिल्कुल इन्हेंसमेंट नहीं शो करता। तो फिर चलो ठीक इन्हेंसमेंट है सर। आपने एनेटमी के साथ, मैंने कहा दो चीज़ें, इन्हेंसमेंट करेक्टरिस्टिक्स और एनेटमी, दोनों चीज़ें लिखी। अच्छा जी, नेक्स्ट। हैंड रेज वाले कौन है? डॉक्टर शाइस्ता मेरे ख्याल से भी यही है। जी सर। जी डॉक्टर शाइस्ता। I am provided with plain city brain axial sections of an adult patient in which I can appreciate there is a well-defined extra-axial biconvex hyperdense area along the right frontal lobe causing buckling of the gray-white matter junction. And there is increased hyperdensity of the white matter of all the visible sections. I can appreciate hyperdensities in the basal cisterns, in the bilateral sylvian fissures, and in the tentorium cerebelli. I can appreciate there is increased hypodensity of the bilateral cerebral hemispheres with loss of gray-white matter junction, and the bilateral ventricles are not dilated. I cannot appreciate any mass effect or midline shift. I cannot appreciate any subfalcine or transtentorial herniation in the given images. And in this provided image, bones appear normal. However, would like to take the history of trauma and would like to take the bone window, and would like to see this whole study on the workstation. However, based on the findings, my likely diagnosis is left frontal sub extradural hematoma with subarachnoid hemorrhage and marked cerebral edema on the uh, basis of these marked hypodensities. And after correlating with the patient's history, I would like to refer the patient urgently to the neurosurgeon for management. उसके अलावा देखें, आपको छोटे छोटे हेमरेज भी मिल रहे हैं पेरिफ्री में, कॉर्टिको जी सर, सब कंटूजन कंटीन्यू। ग्रे व्हाइट मैटर जंक्शन के ऊपर डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज। उसका भी कंसर्न रेज करना है, ठीक है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज भी है साथ ही, आपने जी ये भी पिक कर लिया, ठीक है। ट्रॉमा की हिस्ट्री को रिलेट करेंगे, बोन विंडो में फ्रैक्चर्स भी देखेंगे। ये ट्रॉमा का केस था, इसमें मल्टीपल फाइंडिंग्स है। अच्छा जी डॉक्टर जहीम, अभी ये देखें आप, ये केस जी सर। जो आप कह रहे थे, एग्जैक्ट वही केस है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हो। सर ठीक है सर। मल्टीपल एक्सियल T1 T2 T1 post contrast as well as sagittal T1 MRI post contrast MRI is available for comments. On these selected images, I can appreciate that there is a moderately enhancing lesion is appreciated arising from the uh, mm, the lesion is large enough that the origin of the primary origin of the lesion cannot be appreciated on these images, but the signal characteristics of the images are of the lesion are hypo on T1, hyperintense on T2 weighted images, and moderate shows moderate post-contrast enhancement. However, the lesion exerts mass effects on the adjacent structures, causing effacement of the fourth ventricle as well as obstruction of the cerebral aqueduct. I would like to, there is also evidence of dilatation of the temporal horns of the lateral ventricles. I would like to see the further cranial scans of sections of this scan to confirm whether there is any obstruction of the lateral ventricle anterior and posterior horns. However, the lesion involves multiple structures such as the midbrain, the pons, the cerebellar hemispheres, and on the basis of all these findings, and due to the fact that the lesion shows moderate enhancement, the primary diagnosis is if posterior fossa lesion. इन्हेंसमेंट के ये लिए ये fossa वाले सीक्वेंस देखें, उसमें तो काफ़ी लेटर इन्हेंसमेंट आ रही सर ये लेफ्ट साइड में जो एक्सियल है ये पोस्ट कंट्रास्ट नहीं है? है। ये देखिए, इसमें तो आपको साइनसिस में इन्हेंसमेंट नज़र नहीं आ रही ना। अच्छा ठीक है, ये वैसे ही है, ठीक है। तो ठीक है, sagittal T1 post contrast shows very little enhancement of the lesion. So on the basis of these findings, this
The foremost diagnosis would be diffuse midline glioma, diffuse midline glioma, or secondarily, sir, I would सर बाकी ये है कि जब वो अपर स्कैन्स में देखना चाहूंगा कि पेशेंट को कोई हाइड्रोसेफलस तो नहीं हो रहा, एक्यूट सिम्टम्स तो नहीं उसकी वजह से डेवलप हो रहा, क्योंकि सर थोड़ा सा टिप और टेम्पोरल माउथ हॉर्न में उसमें आ रही लेकिन थोड़ा सा है, प्रोमिनेंट। डायलिटेशन आ रही है। तो फर्दर आप देख के जो है वो फिर ये है कि फर्दर सबसे इनिशियली तो पेशेंट को न्यूरोसर्जिकल रेफरल करेंगे, ताकि ये है कि इसकी हाइड्रोसेफलस की मैनेजमेंट हो, फिर जो है वो जो है उसके साथ जो उसकी ट्यूमर की कोई सर्जरी वगैरह उसकी और कोई रेज? जी सर, एक क्वेश्चन ये है कि अब इस इतना मैसिव लीजन है, इसके अंदर सर हमें कहीं अप्रिशिएट है कि इसका एपिसेंटर कहाँ पे है? सेंटर तो वैसे पोस्टीरियर फॉसा में तो एक चीज़ तो है, ये confirm हो गई। अब ये क्या पॉन से निकल रहा है, मेडाला से निकल रहा है, सेरिबेलम से निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा तो ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, आप ऐसे केस में आप ग्रॉस टर्म यूज कर सकते हैं। है? सर सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई। मैंने कहा ब्रेन स्टेम ग्लायोमा करके ना आप इसको, ठीक है, क्योंकि इतना लार्ज है आपको उसका एपिसेंटर नहीं पता ठीक चला। है सर। एक सर इस प्रेजिटल इमेज सर में ऐसा लग रहा है कि फोन्स को पोस्टीरियरली पुश कर रहा हो। एक मिनट, मेरे पास ये चला। इसका सेंटर ही नहीं पता चल रहा, पीछे सेरिबेलम पे है, लेकिन इसका पॉन्स के अंदर से ही ओरिजिनेटिंग है। पॉन्स अंदर इन्वॉल्व है, ऊपर से मेडल्ला भी नीचे से इन्वॉल्व है, ऊपर से मिड ब्रेन भी इन्वॉल्व है सर पीछे वैसे से। ये जो डिफ्यूज मिडलाइन ग्लायोमास होते हैं, वैसे ज्यादा जो बच्चों में होते हैं वो कहते हैं जी K27 म्यूटेंट होते हैं, ग्रेड 4 होते हैं। हम्म, तो इसकी बेसिस पे इसकी ग्रेडिंग तो नहीं बता सकते ना, वो तो सर मॉलिक्यूलर उसके बाद होगा ना, मॉलिक्यूलर हाँ, जेनेटिक एनालिसिस के बाद। वो तो जेनेटिक एनालिसिस इमेजिंग में। ठीक है सर, ठीक है सर। सर इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो सर्जिकल रिमूवल हर एक में कह सकते हैं, या कीमो रेडियो कोई? वो तो उस पे, एक मिनट कोई बहुत ज्यादा। न्यूरो सर्जरी की तरफ तो आपने जाना होता है इन एनी केस। उसके बाद फिर रिकरेंस हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको ग्रेडिंग जो होती है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के बेस में ग्रेडिंग होती है, फिर उसके उसके हिसाब से मैनेजमेंट चेंज होती है। तो वैसे ओवरऑल प्रोग्नोसिस पुअर ही होता है लीजन्स का, क्योंकि ये हम्म, ज्यादातर WHO ग्रेड 4 लीजन्स होती हैं। हम्म। तो वो उसमें डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड में, फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, फॉलो अप करते नहीं करो, मुझे देखने दो केस। हैं। नेक्स्ट कौन है? कोई लेना चाहता है तो खुद ही वॉलंटियरली, वरना वही दो तीन तो कैंडिडेट्स। सर ये केस मेरे जी जी, ले लें। Sir, these are multiple axial non-contrast head CTs provided to me. On these multiple images, I can appreciate that there is hyperdense material within the uh, within the internal cerebral veins, as well as the great vein of Galen. Hyperdense material is also appreciated within the straight sinus. However, I cannot appreciate any regions of infarction, any regions of infarction within the brain matter. Sir, image जो है वो I cannot. There is no evidence of any infarction within the brain matter. I would like to. There is also evidence of hyperdense material appreciated within the posterior aspect of the superior sagittal sinus. I would like to review the entire case to see whether there are any hyperdensities also appreciated within the sigmoid or transverse sinuses. However, my initial diagnosis would be dural venous sinus thrombosis involving with deep vein thrombosis, and I would like to take the history of the patient to see whether the patient has is taking any oral. If patient is, I would like to assess the gender of the patient, and if the patient is female, I would like to assess whether the patient is taking an oral contraceptives, and I would like to further refer this patient to the neurological department.
तो जो चेक लिस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, वेंट्रिकल्स में देखें कोई ब्लीड तो नहीं पड़ा हुआ, सब एरेक्नॉइड स्पेस में देखें कोई सब एरेक्नॉइड हेमरेज तो नहीं है, साइनसेस को देखें तो ये हाइपरडेंस है, दिस इज नॉर्मल डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा है, तो हाईली कंसर्निंग फॉर द डीएसटी, तो इसका सीटीवी एमआरवी कराएंगे। साथ फिर वो हेमरेज भी होता है सेरिब्रल इंफाक्शन उसकी वजह से। डेंस जी सर, एमसीए इसके लिए साइन, तो डेंस एमसीए साइन अपनी चेकलिस्ट में रखें, क्लोवॉइड्स देखें, एन्यूरिज्म देखें। तो जो भी आप सेक्शन देख रहे हैं ना उनके आपको अपने दिमाग में ये डिफरेंशियल्स और ये चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा क्लू है। अभी रिसेंटली मुझे कोई 3-4 कैंडिडेट्स ने मैसेज किया, उन्होंने एमडी का एग्ज़ाम दिया लास्ट मंथ, और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 पास हो गए, 4 मेरे ख्याल से। तो यही टिप्स होती हैं जो एग्ज़ाम में आपको आगे काम आती है। तो ये चीज़ें अपने जहन में चेकलिस्ट बनाएं, ठीक है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें, हर चीज़ के अंदर घुसने की, हर बुक के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट्स। और ये इस तरह ना करें कि रेयर चीज़ों के पीछे आप जो कॉमन चीज़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएं। आपकी जो कॉमन बेस लाइन नॉलेज है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये जो छोटी छोटी, जैसे मैंने पहला केस दिखाया अभी, उसके साथ कॉर्डन सिंड्रोम का आपको पता ही होना चाहिए, ये तो कोई इसमें माफ़ी नहीं है। इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस होती है ना चीज़ों की, या स्ट्रॉन्ग डिटेल्स, वो आप पक्के याद करके जाएं। सीटी के बाद जो है हम सीटीवी एडवाइस करेंगे या एमआरवी एडवाइस करेंगे? सीटीवी कर सकते हैं, एमआरवी दोनों कर सकते हैं, सीटीवी अगर वो ज़्यादा बेहतर है, सीटीवी करें तो। सर क्वेश्चन ये है कि ड्यूरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस हमने डायग्नोज कर ली है। अब हम्म, वो फिलिंग डिफेक्ट देखने के लिए हम कंट्रास्ट स्टडी सीटी एमआरवी कर सकते हैं, लेकिन सर हाँ। अगर उसका जो मेन सोर्स है उसके लिए एक तो हिस्ट्री होगी, और सर साथ में ये है कि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके अंदर फिर ये भी तो देख सकते हैं कि सर वो कोई इन्फेक्शन वहां से तो नहीं कोई सेप्टिक थ्रोम्बाई आ रही है। सोर्स के लिए। जी सर बिल्कुल, उसके हाँ। लिए फिर वो फर्दर उसकी इमेजिंग करेंगे उस एरिया की, रेलेवेंट एरिया के लिए। हाँ, लैब्स ठीक देखेंगे, लैब्स के अगर सेप्सिस है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है ना, ज़रूरी नहीं जी सर। इन्फेक्शन, हाँ डिहाइड्रेशन। यार, ये जो सर आपके ईयर के इन्फेक्शन होते हैं, मिडल ईयर इन्फेक्शन होते हैं, ऑटोमेस्टाइटिस वगैरह होता है सर, उसमें भी जो हो सकता है तो वो बहुत, जो कॉम्प्लिकेटेड केस वो, होते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जब आपको मिलता है ना डीएसटी, लुक फॉर मेस्टोइड्स, मेस्टोइडाइटिस के साथ फिर करते हैं। एक और चीज़ जो आपको इमेज में दिखाते हैं एग्जाम में, वो यूनिलैटरल मेस्टोइडाइटिस होता है, और फोसा ऑफ रोजन मुलर में एक मैच पड़ा होता है। तो यूनिलैटरल जी आपको सर। मेस्टोइडाइटिस मिल रहा है ना, तो लुक फॉर द फोसा ऑफ रोजन मुलर। तो ये भी, ये चेक लिस्ट आप जैसे जैसे पढ़ते हो ना वो आपने दिमाग में ये चीज़ें डालनी है, फिर आप जाके ये चीज़ें पिक करोगे। A mind sees what eye sees what mind knows। जब आपको पता होगा, जब आपने देखा होगा, तो कुछ चीज़ें तो आप बिल्कुल ही दिखा। अब जैसे ये केस है, अभी इसमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, कौन लेगा ये केस? कैंडिडेट अनम्यूट हुआ है, फिर म्यूट हो गया। कैंडिडेट ये आप ले लें। presented with MRI brain, T2, uh, and T1 post contrast images. I am looking at the sinuses. Sinuses are clear. पोस्ट कॉन्ट्रास्ट कहाँ से आ गया? T1 में वाइट Uh, मीटर क्या होता है? T1 में तो वाइट मीटर वाइट होता है। तो इसमें कहीं ग्रे वाइट वाला। नजर आ रहा है? इसमें कहीं वाइट नजर आ रहा है, वाइट मीटर? सर, नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? क्लियर। क्लियर है, हाँ, गुड। So uh, I am looking at the flare images of the brain, in which I can appreciate there is a subtle hyper intense focus. Um, hyper intense focus. नहीं,
Bilateral frontal bilateral frontal lobes, more so on the right side. I can appreciate there is a thinning of the cortex. On the right side, right side. नॉर्मल भी पेरीवेंट्रिकुलर में कभी कभी आ जाते हैं, वेरिएंट होता है। और फिल्म में हाइपर इंटेंसिटीज आ रही हैं सर, अब डोंट नो इसमें ये पैथोलॉजी है या सीपी एंगल्स आर क्लियर, मेस्टोइड में कोई abnormal सिग्नल इंटेंसिटी नहीं नजर आ रही है। हम्म, और कुछ abnormal posterior posterior occipital lobe बायलेटरली थोड़ी सी हाइपर इंटेंस है सर, लेकिन वो सबरेक्नाइट हेमरेज। गुड, शाबाश। सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या नजर आ रहा है? हाइपर इंटेंसिटी नजर आ रही है सर। तो फ्लेयर में सब एरेक्नॉइड स्पेस में कभी भी हाइपर इंटेंसिटीज नहीं होती है। कौन सी यस, कंडीशन है जिसमें फ्लेयर में आपको सब एरेक्नॉइड स्पेस में हाइपर इंटेंसिटीज मिलती है? देखिए, सबरेक्नाइट हेमरेज। और चार चीजें बताएं थ्योरी में। एक तो सर ये सबरेक्नाइट हेमरेज हो सकता है, दूसरा कोई इलेक्ट्रोमेनिंजियल हम्म, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ठीक है, कार्सिनोमेटोसिस हो सकती है। गुड। और और वेस्कुलर्स जो है क्या कहते हैं, जो कोलेट्रल वेस्कुलर्स चैनल जो बनते हैं मोया मोया में, उसमें जो हाइपर इंटेंसिटी आ सकती है। ठीक है, उसमें तो बहुत ज्यादा वो इस तरह के नहीं, उसमें तो बहुत ही ज्यादा। आईवी, जी सर, वो आईवी साइन जिसे कहते हैं। और और किस में होता है आईसीयू के पेशेंट में? आईसीयू के सर इस पे हम पेशेंट क्रूड फेल्ट रख सकते हैं? क्या चीज? क्रूड फेल्ट, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही क्रूड फेल्ट जैकब डिजीज जो होती है सर जिसमें ट्रायन डिमेंशिया डिजीज की आती है। बात कर रही हूँ। है? हाँ, लेकिन वो जी कॉर्टिकल होता है ना, ये तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सर आप तो चार चीजें कह रहे हैं, वो लिस्ट पूरी करा दीजिएगा। हाँ, तो ये तो उन्होंने बताया सबसे कॉमन सब एरेक्नॉइड हेमरेज होता है, इन्फेक्शन में होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस में। दूसरा कार्सिनोमेटोसिस में होता है, लेप्टोमेनिंजियल। और चौथी चीज जो पेशेंट आई जिनको ऑक्सीजन मिल रही होती है ना, ऑक्सीजन थेरेपी, उसमें भी फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटीज आती हैं। ये आप अपने उसमें रेडियोपीडिया में देख लेना, कहीं लिखा होगा। तो ये चार चीजें हैं, तो ये भी आपने चेक करना होता है। तो हिस्ट्री के साथ कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नॉन सीए चल रहा है तो लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनेमेटोसिस की हिस्ट्री भी हो सकती है। ये क्या था सर केस? ये तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज था। ठीक। अब ये इसका पेरेंट वाला वो है, ये पेशेंट था जिसको कोई नॉन मेलेग्नेंसी थी और उसके बाद इसने प्रेजेंट किया। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें भी लेप्टोमेनिंजियल एनहेंसमेंट आ रही है, मोर सो इन द सेरिब्रल फोलिया में नजर आ रहा है सर। प्लेयर में भी देखें, उसके अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में। फिर ये T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है जिसमें एनहेंसमेंट नजर आ रही है। तो ये लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनेमेटोसिस का केस है, ठीक है। तो इस तरह शुगर कोटिंग जिसको आप कहते हो, शुगर कोटिंग एनहेंसमेंट, वो भी उसका मेटास्टेसिस का एक वो होता है। तो ये वन ऑफ द डिफरेंशियल्स और फ्लेयर हाइपरटेंसिटी इन दी सबरेक्नॉइड स्पेस। ये प्रेस
चलो किसी को वो करने दे, अटेम्प्ट करने दे। डायग्नोसिस तो बोल दिए। सॉरी सर। और क्या करेंगे इसमें, फॉल क्या करेंगे नेक्स्ट? इसमें सर हिस्ट्री लेंगे। मोस्टली ये क्या कहते हैं, फीमेल पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकती है आफ्टर पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ। उसके साथ कोरिलेट करेंगे। और फर्दर जो है न्यूरोलॉजी वाले इसको मैनेज कर लेंगे सर। ठीक है। और फॉलो अप में क्या होता है इसमें? फॉलो अप में सर पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ तो वो शीहान वगैरह और वो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी टाइप की चीजें नहीं आती, इसलिए तो हाइपरटेंशन के साथ नहीं होता। हाइपरटेंशन जिनको इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया की पेशेंट्स होती हैं, और फिर इसको पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन इन्फार्क्ट के साथ डिफरेंशिएट करना होता है। अगर रिस्ट्रिक्शन दे रहा है तो इन्फार्क्ट है, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा तो फिर प्रेस है। दोनों दे सकते हैं वैसे। फॉलो अप कराएंगे इसका, ठीक है। ये फॉलो अप में रिजॉल्व हो जाते हैं। इन्फार्क्ट प्रोग्रेस करेगा, ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाते हैं। फॉलो अप सर ये रिस्ट्रिक्शन देते हैं प्रेस दे सकते वाले हैं। जो लेयन, और इन्हांसमेंट भी देते हैं। इन्हेंसमेंट, इन्हांस वर्चुअल इन्वेस्टमेंट देते हैं ना सर। पैची इन्हेंसमेंट देते हैं, और रिस्ट्रिक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज। ठीक है सर। ठीक है, तो इसकी वो कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट इसको हम करते हैं जी। नेक्स्ट कैंडिडेट। कौन लेगा ये? सर मैं ले लूँ? ले ले। So these are the the सर screen. इमेज गायब हो गई। ये नहीं आ रही, एक मिनट। ये आ रही। जी सर। Okay, so here are the multiple MRI images, multi-sequential, and I can T1, T1 post contrast, and so ये नीचे वाला T1 fat sat है हम्म, या T1 fat sat है ना? जी जी। और okay, so I can appreciate that there is a well-defined abnormal signal intensity lesion is seen in to the sphenoid vein on the left side, which is causing a mild mass effect on the left apex of the next left ocular apex, and it is returning hyperintense signals on T1 and mm, um, I can see on T1 post contrast fat sat image, I can see that there is suppression of some of its components. Um, and um, However, its solid component is enhancing mildly. So, on one of the axial T1 post contrast image, I can see that there is some meningeal enhancement or gyral enhancement seen in on the right side of the parietal lesion. Or according to these findings, my likely diagnosis of dermoid cyst, because its fat components are suppressed on fat sat images. However, I am unable to appreciate that there is no evidence of any rupture of the dermoid. बाकी हम हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे कोई। हाँ ये हो सकता है जी, ये हो सकता है। मुझे ये मेनिंजियल एनहांसमेंट लगी थी। जब आपको डर्माइड मिल गया था इतना बड़ा,
और फिर आपको सब एरागनॉइड स्पेस में हाइपर इंटेंसिटीज नज़र आ गई तो रप्चर्ड डर्माइड का। फिर फैट फ्लूइड लेवल्स वेंट्रिकल में वो भी देखें तो ये इमरजेंसी होती है। दूसरा मैंने कहा था लाइपोमा, और उसमें डिफरेंशियल ये होता है, ये देखें लीजन, तो इसके अंदर वेरिएबल है, एक ग्रेश भी होगा साथ हाइपर इंटेंस भी होगा। तो दिस इज द मोस्ट मोर इन द फेवर ऑफ द डर्माइड, एज पहले हमने डिस्कस किया था कि वो रप्चर नहीं था और इसमें हाईली कंसर्न फॉर रप्चर है। ये जो नज़र आ रहा है ना, बाकी अगर होता तो फिर इधर भी नज़र आना चाहिए था यूनिलैटरल इस तरह का। नीचे वाला T1 फैट सेट है, उसमें देखिए लो हो रही है सब सब क्यूटेनियस फैट भी लो है, और अंदर जो इसका फैटी कंपोनेंट है वो भी सप्रेस हो रहा है, इसमें भी सप्रेस हो रहा है, सब क्यूटेनियस फैट भी सप्रेस हो रहा है। रप्चर्ड है। सर जो ऊपर वाले 3 सीक्वेंसेस थे वो नॉन कंट्रास्ट थे ना, जो हाँ, वो नॉन T1 प्लेन है। कॉन्ट्रास्ट, हाँ प्लेन है। वो जो आपको हाइपर इंटेंसिटीज आ रही हैं वो आपको रप्चर्ड डर्माइड की वजह से नजर आ, वो इन्हेंसमेंट नहीं है। अच्छा जी, ये चलें लास्ट केस करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। कौन लेगा? वही 3-4। मैं बोलूं? आप लोगों का एग्जाम इतना करीब है लेकिन अटेम्प्ट आप लोग कम लोग करते हो, क्या वजह? मैं बोलूं सर? जी जी कर लो। I am provided with multiple MR images of the brain in which I can appreciate multiple hyper intensities in the white matter on the um, flare sequence, which is mainly involving the white matter of the frontal lobe, the left occipital, and the left temporoparietal region. These lesions are hyper intense on flare and do not show any enhancement on the post contrast image. There is an area of hypointensity on the sir, ये जो 1 to the 4th वाला image है sir, this is T1 पे सर ये हाइपो इंटेंसिटी एक नजर आ रही है लेफ्ट हाई पेराइटल पे, पेराइटो फ्रंटल रीजन के जंक्शन पे। और सर उसके अलावा जो है ये इनहांस नहीं कर रहे ये लीजन्स। और जो सर इसके साथ जो एक कट पे ऑप्टिक नर्व्स नजर आ रही हैं, तो I cannot appreciate any abnormal enhancement in the optic nerves. So, sir, ये जो है I will correlate with the age and the symptoms of the patient. If this is a child with recent vaccination, सर पर ये adult लग रहा है, तो adult में sir, is there history of immunosuppression? तो सर इम्यूनोसप्रेशन या HIV, तो फिर मैं सर इसको बनाऊंगी PML या HIV एंसेफेलाइटिस। और उसके अलावा सर ऑप्टिक नर्व्स इन्वॉल्व नहीं हैं, तो बाकी सर मैं सर्वाइकल स्पाइन के साथ भी कंपेयर करूंगी। तो ये सर अगर बच्चा है तो फिर एडम्स, और बड़ा है तो यही 2 डायग्नोसिस, और अगर रिसेंट हिस्ट्री है फीवर की या वैक्सीनेशन की तो फिर एडम्स। ठीक है, गुड डिफरेंशियल्स। और सब कॉर्टिकल यू फाइबर्स इन्वॉल्व हैं किस पेयर में? सब कॉर्टिकल यू फाइबर्स सर एट प्लेसेस इन्वॉल्व्ड हैं, फ्रंटल में तो इन्वॉल्व्ड है, HIV लेफ्ट साइड पॉजिटिव पेशेंट है तो क्या होगा डायग्नोसिस? PML।
PML ठीक है, तो ये PML का केस था। और उसके अगर बच्चा होगा तो फिर एडम्स इस तरह आ सकता है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज, इसके डिफरेंशियल में आप लर रख सकते हैं। ठीक है, तो सर इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस को नहीं रख सकते, क्या चीज़? मल्टीपल? MS क्यों नहीं रख सकते? वही मैं कह रहा हूँ ना, डीमाइलिनेटिंग डिजीज MS होती है। तो सर जी जी। सर एक क्वेश्चन। सर ये जो तीन ऊपर तीन इमेजेस हैं, ये सर फ्लेयर सीक्वेंस है, हाँ जो ऊपर वाली तीन सीक्वेंस है। तो इसमें सर हमें जो मल्टीपल T2 जो फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटी नजर आ रही है, यार, सब कॉर्टिकल न्यू फाइबर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर वो तो चाह रहा है कि जी ये कोई वाइट मैटर डिजीज हम्म, डिजीज है और वो PML उस तरफ जा रही है। एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट भी है कि जो राइट साइड कम इन्वॉल्व है, लेफ्ट साइड ज्यादा इन्वॉल्व है, एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है। लेकिन सर जो आपने नीचे वाली पोस्ट कंट्रास्ट दो इमेजेस दिखाई हैं, एक कॉर्नर और एक एक्सियल, उसमें सर लेफ्ट साइड पे तो बेसिलर थोड़ी सी लेप्टोमेनिंजियल इन्हांसमेंट नजर आ रही है, राइट साइड पे जो मीडियल टेम्पोरल लोब की इन्हांसमेंट थोड़ी सी नजर आ रही है एक्सियल पे। क्या अलग है? जी सर ये वाली। ये तो तो एक ही वेसल है, वेसल भी तो ये इन्हें वैसे है ना, हाँ ना। देखिए ना, वेसल अच्छा वाली ये वैसे है वैसे जैसा ये मुझे वो लेप्टोमेनिंजियल इन्हांसमेंट लग रही थी, फोकल लेप्टोमेनिंजियल लेप्टोमेनिंजियल इस तरह की नहीं होती है, वो थोड़ा सा ना, ये देखें पूरा वेसल की कैटेगरी को फॉलो कर रही है, तो इसको उसमें डिफरेंशियल, वो कोई एनहेंसमेंट फिर नहीं ठीक, है image में। फिर ठीक। तो एक जो चीज़ मैं आप लोगों में देख रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स नहीं वॉलंटियर कर रहे। जो एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम में आपका दिमाग चेक नहीं कर सकता एग्जामिनर। आप जो उस वक्त बोलेंगे, आपको जो बोलने की प्रैक्टिस होगी ना, आप उस पर मार्क होंगे। बहुत सारे बहुत ज़हीन लोग होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शायद वो अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर सकते। हमारा जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो लिखने का नहीं है, वो एक्सप्रेशन का है और डिस्कशन का है। तो अभी भी आप लोगों के पास 15 दिन है, इस चीज़ में फोकस करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एग्जाम स्किल्स अच्छी होंगी ना, बेशक उसका नॉलेज कम होगा, वो पास हो जाएगा। और बहुत से लायक लोग होंगे जिनको पूरी डन हार्ट भी बाय हार्ट याद होगी, लेकिन पुअर कम्युनिकेशन और पुअर स्पोकन स्किल्स की वजह से वो फेल हो जाएंगे। तो ये आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, वो जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो होती है ना, काउंट करती है, जो कि मैं कुछ मेरे कोलीग्स हैं कुछ जिनको मैं अलग से गाइड कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस का मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि बहुत से लोग कॉन्फिडेंस में लेक करते हैं। ये एग्ज़ाम आपके कॉन्फिडेंस, सेफ रेडियोलॉजिस्ट, आपकी कम्युनिकेशन, इन चीज़ों को चेक करता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो आप लोगों के पास अभी 10-12 दिन है, बल्कि ज़्यादा है, 13-14 दिन है। तो इन चीज़ों पे फोकस करें। ये सेशंस लगाने का मकसद ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ रिवाइज कराएं, थ्योरी रिवाइज पढ़ाएं। आपके जहन में थिंकिंग को डेवलप करने के लिए केसेस बड़े मैंने लिमिटेड आप लोगों को दिखाए, लेकिन इनसे आपको मैंने डिफरेंशियल भी बताया और सोचने का वो बताया। तो ये चीज़ आपने एग्ज़ाम में अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सर सकता है कि आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस में ना भी पहुंचे, फिर भी आप पास हो जाएंगे। आपने एग्जामिनर सर को इंस्पायर करना है। जी जी बताएं। सॉरी सर। जी जी। सर वो सर एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि सर अगर आप हमें एक दिन जरा मतलब क्विक सा आप एक हमें MR जो MRM है उसकी सीक्वेंसेस अगर सर एक दफा आप हमें बता MRI दें उस। जी ब्रेन। MR ब्रेस्ट MRM। अच्छा ठीक है, चलें वो तो उसकी आपका एक दिन में sequences- ये चीज़ें, ये कुछ चीज़ें जी बस हैं क्विक आप। सा हमें बस सिर्फ पता चल जाए कि ताकि क्योंकि वहां पे इतना सोचने का टाइम नहीं होता कि कौन सा सीक्वेंस कौन सा है। जो तो उसमें वो जरा चलें कर गड़बड़ लेंगे, होती है। लेकिन उसमें ज़्यादातर वो आपको सिंपल चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अदर देन डिटेल। जैसे कोई कह रहा जी था कार्डियक आज एमआर, वो कार्डियक मैंने एमआर की भी डिटेल में वो नहीं जाते हैं, बहुत जी कम। आज वो सर जो आफिरी में मैंने सेशन अटेंड किया था सर उसमें वहाँ पे एक MR ब्रेस्ट था उसमें सर फाइब्रोइडिनोमास थे तो वो तो हमें नजर आ गए थे। फिर उसके साथ एक एब्सेस भी था और वो था भी मतलब बहुत ऐसे वो असल में वो बहुत सारे फाइब्रोइडिनोमास को देख के बंदे को लगता है बस फाइब्रोइडिनोमा डायग्नोस करना है। और वो सीक्वेंसेस पे इतना अजीब किस्म का वो उसका रिंग एनहांसमेंट नजर आ रहा था कि मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। तो वही सर है, बस जैसे एक मैंने sequence- केस में लगाया ना कि एक डायग्नोसिस पे आपने नहीं रहना, बाकी चीज़ें भी देखनी है। क्योंकि जी MCPS और FCPS के एग्जाम में थोड़ा फर्क होता है। MCPS में वो सिंपल चीज़ें लगाते हैं,
एक्सरेज में भी बड़े सिंपल वो चीज़ें लगाते हैं, एक्सरेज में ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी आपकी थिंक जो लेवल है ना वो एमसीपीएस से 2 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि आप 4 साल ट्रेनिंग की है आपने। जी, बस वो तो इतना, डिफिशियंसी हाँ मुझे वही फील वो, हो रही थी हाँ कि हम वो क्विक पिक नहीं कर सकते कि कौन सा सीक्वेंस कम से कम चलें वो तो एक होती है। क्लास में डालते हैं, काफ़ी मिक्स चीज़ें वो मिक्स जी उसमें डालें। चलें वो सर एक, एक और चीज भी सर एमआरएस का भी थोड़ा एक गाइडलाइन दे दीजिएगा। एमआरएस की मैंने पिछले साल शायद डाली थी, वो मैं देखता हूँ उसमें एमआरएस की जो अच्छा इम्पोर्टेंट उसका इम्पोर्टेंट। लिंक सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। हाँ वो उसी से मैं कोई स्लाइड, न्यूक्लियर के भी हाँ डाल देंगे जो इम्पोर्टेंट। अभी करने में तो सिलेबस इतना है कि अगर करें तो 6 मंथ्स अगर हम करें ना तो तब जाके हर चीज़ कवर होती है। तो मोटी मोटी चीज़ें इंशाल्लाह कर लें।